तो एपिसोड की शुरुआत में हमें आइसबर्ग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक मोइन क्रिस्टल होता है और उसके पीछे मो हेंडरसन लगे हुए थे। अब आइसबर्ग मो हेंडरसन को अपने पीछे लगा रहा था ताकि बाकी के क्रिस्टल को लू फेंग ले सके। अब जैसा कि लू फेंग देखता है कि मो हेंडरसन वहाँ से निकल चुके हैं तो वो दूसरे रास्ते की ओर निकल जाता है और फिर हमें आइसबर्ग और मो हेंडरसन का सीन दिखाया जाता है जहां पर आइसबर्ग को चेज कर रहे होते हैं और उस पर अपने आइस लेजर से अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन आइसबर्ग उनके हर हमले से बच रहा होता है। अब मो हेंडरसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उस पर एक भी अटैक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो अपने कंटिन्यूअस फायरिंग अटैक करने लगते हैं। अब इसके बाद मो हेंडरसन उसे ट्रैप करके अपने फिजिकल पावर से अटैक करने लगते हैं और आइसबर्ग अपने शॉट्स से उनके अटैक को रोकने लगता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और जैसा कि हमें पता है कि मो हेंडरसन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आइसबर्ग उसके अटैक को होल्ड नहीं कर पाता है और इसी बीच आइसबर्ग फिर से अपने स्पाइक से मो हेंडरसन पर अटैक कर देता है और मो हेंडरसन अपने पंच से उन सारे आइस स्पाइक्स को तोड़ देते हैं। अब उन्हीं के बीच में से एक आइसबर्ग थर्ड एल्डर पे हमला कर देता है और थर्ड एल्डर के अटैक को अवॉइड करते हुए वो उनको किक मार के नीचे कर देता है। अब आइसबर्ग ऐसे ही अपने फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करके मो हेंडरसन पर अटैक किए जा रहा होता है और वो लगातार मो हेंडरसन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी मो हेंडरसन अपने चारों तरफ आइस ऑरा को रिलीज करते हैं जिसके कारण आइसबर्ग स्लो हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो आइसबर्ग पे अटैक कर देते हैं और वो उसको हल्क की तरह ही उठाकर पटकने लगते हैं। और इसी के दरमियान वो आइसबर्ग से कहते हैं कि तुम्हारी आइस की पावर मेरे आइस के सामने कुछ नहीं है। और जब आइसबर्ग मो हेंडरसन पे अटैक करता है तो उसके शॉट को वो फ्रीज कर देते हैं और उस पे ही वापस अटैक कर देते हैं। अब इस अटैक के कारण आइसबर्ग ने जो मोइन क्रिस्टल को भी रखा होता है वो उसके हाथ से छूट जाता है और मो हेंडरसन उसे ले लेता है और वो आइसबर्ग से कहता है कि तुम्हारे मेरे सामने टिक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और वो मोइन क्रिस्टल को लेके वहाँ से जाने लगता है। तो पीछे से ही आइसबर्ग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ जानबूझकर लाया क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में 3 मोइन क्रिस्टल थे और उन्हें लू फेंग ने तो कब का ले लिया होगा। अब ये जानकर कि आइसबर्ग ने उसे यहाँ जानबूझकर लाया, इससे मो हेंडरसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आइसबर्ग से कहते हैं कि वैसे भी मेरे एमिली हाउस के लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और वो लू फेंग को हैंडल कर लेंगे। और वो आइसबर्ग से कहता है कि पहले मैं तुम्हें निपटा देता हूँ फिर लू फेंग से अपना बदला ले लूँगा। अब ये सुनकर आइसबर्ग कहता है कि तुम्हारे जैसा प्लानिटरी लेवल भी नहीं टिक पाया तो क्या वो मामूली एल्डर्स लू फेंग का कुछ बिगाड़ पाएंगे। इसे सुनकर मो हेंडरसन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम अभी नहीं संभाल पाओगे मेरे अटैक को। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आइसबर्ग पर अटैक कर देते हैं। अब इसी के साथ सीन चेंज करके हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसने एक एल्डर को हरा के 3 मोइन क्रिस्टल को ले लिए होते हैं और अब वो आगे बढ़ने लगता है। तभी लू फेंग को वहाँ पे अपने स्पीड पावर से महसूस करता है कि आसपास कोई है, लेकिन तभी लू फेंग को एहसास होता है कि किसी ने उस पर अटैक कर दिया है, इसलिए लू फेंग भी अपने स्पीड पावर को यूज करके अपने ब्लेड्स को उसकी तरफ भेजता है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो 4th एल्डर होते हैं जो कि अंडर वाटर से बाहर निकल रहे होते हैं और यहाँ पे आते ही वो कहते हैं कि तुम मेरे जूनियर हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम पीछे हो जाओ। लेकिन लू फेंग इसके लिए नहीं मानता और फिर यहाँ लू फेंग तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। और अब फिर से हमें यहाँ पे लू फेंग का सीन कट करके की ओर दिखाया जाता है जहां पर आइसबर्ग मो हेंडरसन के अटैक से जख्मी हुए होते हैं और आइसबर्ग अपने इंजरी को आइस से फ्रीज करते हैं ताकि ब्लड के फ्लो को रोका जा सके। और वहां पे वो मो हेंडरसन वहां से जाने वाले थे और इसलिए आइसबर्ग अपने पावर से यूज करके वहां पे आइस स्पार्क्स बनाता है ताकि वो मो हेंडरसन को वहां से जाने से रोक सके। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर मो हेंडरसन भी वहां गए तो लू फेंग के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी
और इसलिए वो मो हेंडरसन को वहाँ पे रोकने के लिए फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है। अब फिर सीन चेंज करके हमें बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि हॉन्ग के थर्ड बॉडीगार्ड होते हैं। अब बीस्ट वहाँ पे एल्डर के साथ फाइट कर रहा होता है और उन दोनों को हरा चुका होता है। लेकिन तभी बगल से कोई आता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लायन किंग होता है और वो आते ही बीस्ट की तारीफ कहते हुए कहता है कि तुमने अकेले ही 2 एल्डर्स को संभाल लिया, तुम जियांगी के फर्स्ट वेटरन कहलाने के लायक हो। अब लायन किंग वहाँ आते ही अपने हाथों को जोड़कर बीस्ट किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये देखकर बीस्ट भी इसके लिए तैयार हो जाता है। और अब हम जानते हैं कि लायन किंग एक इंडियन था, इसलिए वो एक महादेव का भक्त भी होता है और आप उस बैटल सूट और इसके फाइटिंग स्टाइल के मदद से ये जान सकते हो कि वो एक महादेव का भक्त था और उसके बैटल सूट भी सेम टू सेम महादेव के जैसा ही था। अब फिर लायन किंग शिव का पोज में आकर लड़ने लगता है और वो उसके लिए तैयार होता है। अब बीस्ट लायन किंग पे अटैक कर देता है और अभी शुरुआत में लायन किंग बीस्ट के अटैक को सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है, लेकिन तभी मौका पाकर लायन किंग बीस्ट पे अटैक कर देता है, लेकिन बीस्ट उसे रोक लेता है। लेकिन लायन किंग अपने एक टेक्निक को यूज कर उसे पीछे कर देता है। अब इसे देखकर बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसने आखिर ऐसा कैसे किया, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, और वो बहुत ज़्यादा रेज में आ जाता है और इसी कारण उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। और ये बीस्ट की एक टेक्निक होती है जिसमें कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड भी हो जाता है और इसी के साथ वो लायन किंग पे फिर से अटैक कर देता है। और अब इसी के साथ ये पार्ट भी ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट पार्ट कुछ ही घंटों में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय।